इसराइल जिस तरह से गजा में, फिलिस्तीन में वार क्राइम्स को जिस तरह अंधाधुंध तरीके से, बारबरिक तरीके से, वहशियाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा लोग गजा में, मासूम बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। और वहाँ जो राहत के जो कैंप्स हैं, जहाँ फूड और खाने पीने की चीज़ें तकसीम हो रही हैं, वहाँ भी बमबारी की जा रही है। अस्पतालों को, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रिफ्यूजी बन गई है गजा की। और अभी इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया और एक सॉवरेन कंट्री पर जिस तरह से अटैक किया, और अमेरिका ने जिस तरह ईरान के जो एटॉमिक इंस्टीट्यूशन है और उनके जो एटॉमिक पावर जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वहाँ अटैक करने की कोशिश की गई। तो ये जो पूरा सिनेरियो है वो हम सबको चिंतित करने वाला है। पूरी दुनिया खामोश है और कोई इसराइल को और अमेरिका को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। और जिनोसाइड जिसको कहा जाता है, वह यानी नरसंहार की स्थिति बराबर पैदा हो रही है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि ये स्थितियाँ सारी दुनिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए और इस पूरे रीजन में शांति की स्थापना के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं और एक किस्म का ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो रहा है। तो हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस और अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको चुप्पी साधने के बजाय और खामोश रहने के बजाय खुलकर इस अन्याय के खिलाफ आगे आना चाहिए और इसराइल और अमेरिका को वार क्राइम्स और युद्ध अपराध के रास्ते पर और ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही हम हमारे देश और हमारे देश की सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि उनको इस मामले में अपना एक निष्पक्ष रवैया और न्यायपूर्ण रवैया अपनाने की ज़रूरत है। हमारे देश की इस पूरे मामले में चुप्पी और एक तरह से इनडायरेक्टली जो हमारी अब तक की पॉलिसीज रही है कि हम साम्राज्यवादी और विस्तारवादी जो नीतियां हैं, चाहे वो इसराइल और अमेरिका की रही हो, हम उन नीतियों का विरोध हमेशा करते रहे हैं। और इसराइल जिस तरह से गजा और फिलिस्तीन पर वहशियाना हमले कर रहा है, उस पर हमारी जो चुप्पी है हमारे देश की, हम समझते हैं कि हमारे देश की सरकार को खुलकर और न्याय का और एथिकल जो स्टैंड हमेशा से रहा है, न्याय पर आधारित और शांति पर आधारित, कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनका देश मिलना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। और फिर जो ये अपराध हुए हैं, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो जमात इस्लामी हिंद अपनी इस चिंता को भी दोहरा रही है और पूरे विश्व समुदाय से भी और भारत की सरकार से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपना एक्टिव रोल इसमें अदा करने का प्रयास करें। मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है जहां 2 साल से हिंसा बराबर जारी है और ऐसा लगता है कि वहां सरकार और सरकारी तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो गया है। वहां पर मिलिशियाज जो हैं वो काम कर रहे हैं और मैतीज के अलग मिलिशियाज हैं और दूसरे ट्राइबल्स के अलग मिलिशियाज हैं। और सरकार का जो रवैया है वहाँ आपने देखा कि एक लंबे समय तक हिंसा जारी रही, मगर वहाँ केंद्र सरकार ने वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटाया
बहुत बाद में जाकर मुख्यमंत्री को हटाया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसके बावजूद, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद वहां हिंसा नहीं रुक पा रही है और वहां पर मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो बेलगाम हिंसा कर रहे हैं। तो ये, और ऐसा लगता है कि इन ग्रुप्स को राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है, ऐसा महसूस होता है। तो हम ये समझते हैं कि ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और हमारे केंद्र सरकार को खासतौर से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पूरी दुनिया में और दूसरे देशों के दौरे कर रहे हैं, मगर मणिपुर में अभी तक उनका जाना नहीं हुआ है। ये बड़ी अफसोस और चिंता की बात है। तो मणिपुर राज्य में जिस तरह अराजकता फैली हुई है और जिस तरह से लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और जिस तरह वहां पर मिलिशिया बने हैं, वो पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। एक और मुद्दा यहाँ जो आपके नोटिस में जरूर है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारी निगाह में, वो ये है कि 24 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और खास तौर से बिहार राज्य में इलेक्शन होने वाला है कुछ महीनों के बाद, और उसमें कहा गया है कि स्पेशल इंटेंसिव वो रिवीजन SIR के नाम से, कि बिहार में जो 13 करोड़ की आबादी का राज्य है, जहां 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, इन सब का वेरिफिकेशन होगा। सारे 8 करोड़ लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें उनको इसके लिए बताना पड़ेगा कि हम वोटर हैं। और 2003 1 जनवरी 2003 के बाद जो वोटर ऐड हुए हैं, जिनकी संख्या 3 करोड़ से 5 करोड़ तक बताई जा रही है, ऐसे लोगों को अपने एविडेंस पेश करने पड़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे, माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र पेश करने पड़ेंगे। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि हमारा इलेक्शन कमीशन आनन फानन में, जहां 4 महीने इलेक्शन होने वाला है और आप इतनी बड़ी तादाद में उसको रिवाइज करने का काम जल्दी से पूरा कर लेना चाहते हैं, और उसमें भी अपने आप इलेक्शन कमीशन का ये दायरा नहीं है कि वो लोगों से सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र मांगे या लोगों की सिटीजनशिप को वेरीफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन वो इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि ये किस्म से बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश हो रही है और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये एनआरसी कराई जा रही है, और इसको अभी बिहार में शुरू किया गया है, दूसरे राज्यों में भी इसको दोहराया जाएगा। एक ताज्जुब की और आश्चर्य की बात यह है कि जहां आधार कार्ड को हर जगह मांगा जाता है, यहाँ आधार कार्ड को एक एविडेंस नहीं माना जा रहा है, आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना गया। मनरेगा में जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनके कार्ड को दस्तावेज नहीं माना गया, और राशन कार्ड जिनके पास है, राशन कार्ड को भी नहीं माना गया। इससे पहले ये नहीं होता था। वोटर ऐड करने की जिम्मेदारी सरकार और इलेक्शन कमीशन की होती है। अब ये जिम्मेदारी वोटर पे डाल दी गई है कि वोटर की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को वोटर एज ए वोटर रजिस्टर करे, और अगर उसने अप्लाई नहीं किया तो वो उसका नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है, या उसने एविडेंस या पेपर्स पेश नहीं किए तो उसका नाम बाहर किया जा सकता है। और ये कौन तय करेगा? ये BLO तय करेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तय करेगा, और जिन लोगों के नाम निकाल दिए जाएंगे उसके बाद उनको अपना मामला पेश करने का अधिकार भी नहीं होगा, और आम नागरिक जो है उस लिस्ट को देख भी नहीं पाएगा कि किसके नाम हटाए गए और किसके नाम जोड़े गए। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा असंवैधानिक कार्य है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया जा रहा है, और इसके माध्यम से बहुत बड़ी तादाद को जो है वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की एक साजिश और षड्यंत्र हमको नजर आता है। जो वोटर मौजूदा सरकार को कन्वीनियंट वोटर लगते हैं, अपने पक्ष के वोटर लगते हैं, उनको शामिल किया जाएगा,
और जो कन्वीनियंट नहीं लगते उनसे कागज मांगने के नाम पर, एविडेंस मांगने के नाम पर उनकी लिस्ट में से उनके नाम निकाले जा सकते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। अभी बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, ये पूरे देश में होगा। तो हम आपके माध्यम से इसको पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत ही गलत तरीका अपनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन को माध्यम बनाकर और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक तरह से इनडायरेक्ट एनआरसी कराने की कोशिश हो रही है और सरकार अपने इनकन्वीनियंट जो वोटर्स हैं उनको एक तरह से डिलीट करने का एक तरीका और रास्ता निकाला गया है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम इसका विरोध करते हैं। और जिस तरह से पहले होता आया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए, न कि वोटर की खुद की होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और उसका जो अमला है वो जाकर लोगों के नाम ऐड करे, वेरीफाई करे और लोगों से किसी किस्म का डॉक्यूमेंट अब तक नहीं मांगा जाता था, लोगों से किसी किस्म का प्रूफ अब तक नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब मांगा जा रहा है। तो ये एक किस्म का एक बहुत खतरनाक मोड़ है जो हमारे देश के लोकतंत्र में जनता के जो वोटिंग का अधिकार है उस अधिकार को सीमित करने या उसको उस अधिकार को कम करने की कोशिश मैं समझता हूं की जा रही है।